हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्जोऑस्मोसिस। आपने कल पढ़ा था एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। दो तरीके का ऑस्मोसिस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। फर्स्ट इज एंडोऑस्मोसिस, सेकेंड इज एक्जोऑस्मोसिस। डेफिनेशन एकदम सीधा सीधा है। यदि ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होता है तो एंडोऑस्मोसिस, यदि ऑस्मोसिस बाहर की तरफ होता है तो एक्जोऑस्मोसिस। यानी कि हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ऑस्मोसिस बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। कल तुमने ऐसा एग्जाम्पल देखा था जिसमें कि ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हो रहा था। आपने देखा था कि किशमिश जो था वो फूल गया, यानी कि उसमें ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हुआ था, ठीक है। चना जो है वो फूल करके मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया, यानी कि उसमें ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हुआ था। आज कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ऑस्मोसिस बाहर की तरफ हो, ठीक है। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल लें, ठीक है, जिसमें ऑस्मोसिस बाहर की तरफ हो। देखिए, आप लोगों ने अचार को आपने देखा है, अचार यानी कि पिकल, ठीक है। खाना जब हम घर में बनाते हैं तो उसको तुम कितने दिन तक रख करके खा सकते हो घर में? अभी खाना जैसे मान लो मॉर्निंग में तुम्हारे बना है, उस मॉर्निंग में बने हुए खाने को तुम कितने दिन तक रख के खा सकते हो? और विदाउट फ्रीज में रखे हुए, आपने फ्रीज में नहीं रखा, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक वो खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो खाना उसको खराब कौन कर रहा है? खाने को खराब कौन कर रहा है? तुम्हारे यहाँ एनवायरनमेंट में, यहाँ जहाँ तुम हो, तुम्हारे आसपास, यानी कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट सेल्स, ये सब घूमते रहते हैं, ठीक है। जहाँ भी खुला हुआ खाना कहीं पाए और सब के सब उसमें एंटर कर जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है और खाना खराब हो जाता है, यानी कि खाने लायक वो नहीं रहता, ठीक है। तो अचार, अब अगर अचार की तुम बात करो, अचार को भी क्या हम सुबह बनाते हैं और शाम तक खा के ख़त्म कर देते हैं? उसको कितने समय तक रख सकते हैं? लॉन्ग टाइम तक, है ना। 6-6 महीना, 1-1 साल तक अचार रह जाता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। क्या कारण है कि अचार ख़राब नहीं होता है? ये बैक्टीरिया जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में है वो उसमें भी तो जाते होंगे। तुमने अचार का डब्बा खोला, ठीक है, अचार निकाला, उतने टाइम में एयर में पाए जाने वाले जो प्रोटोजन्स हैं, जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर हैं, जो उड़ रहे हैं, यही हैं, वो उस अचार में प्रवेश कर जाएंगे जब तुमने ढक्कन खोला, और उसमें जैसे ही अंदर जाएंगे वहाँ जाकर के वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। बढ़ाएंगे, वो अचार को ख़राब कर देंगे। लेकिन अचार ख़राब नहीं होता है। खाने के साथ ऐसा होता है कि तुमने ढक्कन खोला, खाना निकाला और वो उसमें गए अंदर और वो ख़राब कर देते हैं शाम तक, लेकिन अचार ख़राब नहीं होता। कारण क्या? अचार में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें हम क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं। और क्या डालते हैं उसमें? नमक डालते हैं, ठीक है ना। नमक की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होती है और ऑयल भी डाला जाता है, विनेगर भी डाला जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को डालने से क्या होता है कि अचार के अंदर का जो मतलब ये जो मटेरियल है वो काफ़ी कॉन्सनट्रेट हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्सनट्रेट मतलब गाढ़ा हो जाता है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा को हमने क्या कर दिया? बहुत कम कर दिया, लगभग पानी उसमें ना के बराबर कर दिया। इतना हमने उसको गाढ़ा बना दिया कि उसमें से पानी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तुमने अचार का डब्बा ये है, ठीक है। अब ये अचार का ढक्कन तुमने खोला, ओपन कर दिया, चलो ढक्कन हटा दिया हमने। अब इसमें अचार तुमने निकाला, जैसे ही तुमने अचार निकाला, मिल गया, समय मिल गया, तो ये रहा जम्स, ठीक है। ये जम्स है, वो उसको मौका मिल जाता है कि हा अब मेरे को अचार के अंदर जाना है, ठीक है। ये फटाफट यहाँ से उड़ेगा और उड़ करके कहाँ जाएगा? इसके अंदर। अब इसके अंदर तो ये इसलिए गया था कि यहाँ पे ये पार्टी मनाता, क्यों? क्योंकि सोचता है खाने पीने की चीज़ें हैं, खाऊंगा, फटाफट इनकी संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ती है इनकी बहुत तेज़ी से, देखते देखते ही इनकी संख्या जो है लाखों में हो जाती है। इस वजह से ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अंदर तो गया था ये, लेकिन इसको पता नहीं था कि मैं किस डब्बे में जा रहा हूँ। जब ये अंदर गया तो देखो क्या हुआ, ध्यान देना। ये रहा ये जम्स, ठीक है ना, जो भी जा रहा है, जो अचार को ख़राब करने के लिए। फंजाई भी हो सकता है, यीस्ट सेल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये गया इसके अंदर। अब क्या होगा कि इसके अंदर है तो ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड होता है, मैंने शुरू में आपको बताया था। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पानी होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है? H2O, वाटर। क्या है यहाँ पर? H2O। इसके अंदर में पानी है और बाहर में पानी की मात्रा क्या कर दिया तुमने? बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया ना। अब पानी कहाँ ज़्यादा है बताओ? वाटर यहाँ ज़्यादा है या वाटर बाहर ज़्यादा है? इसकी बॉडी के अंदर देखा जाए, अब अगर कंपेयर किया जाए इसकी बॉडी में और बाहर अचार में, अगर हमने कंपेयर किया तो हमको मिला कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है और अचार में पानी कम है। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है
कि सॉल्वेंट यानी कि पानी, सॉल्वेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो करके। ये इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ये हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब पानी इसकी बॉडी से फटाफट क्या करने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा, यानी कि क्या होने लगा, इसमें ऑस्मोसिस होने लगा। कौन सा ऑस्मोसिस होने लगा, एक्सो ऑस्मोसिस होने लगा, ऑस्मोसिस बाहर की तरफ। अब ये जो है बेचारा है ना, इसका एक ही सेल का तो बेचारा बना हुआ है, और उसके साइटोप्लाज्म में जब तक पूरा पानी है, पूरा साइटोप्लाज्म है, तब तक तो वो अच्छी तरीके से रहता है, ठीक है ना, जिंदा है वो। अब उसके साइटोप्लाज्म से पानी बाहर जाने लगता है, और ये बेचारा जो जम्स गया था पार्टी मनाने के लिए तड़पने लगता है, अरे मैं मरा 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 मरा, है ना, मतलब एकदम परेशान होने लगता है, क्योंकि इसकी बॉडी से सारा पानी ये खींचने लगता है, ठीक है, सारा पानी खींच लेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो एकदम सिकुड़ करके और एकदम बीच में ऐसे आ जाएगा, यानी कि कह सकते हो तुम कि ये सेल मर गया, डेड हो गया, ठीक है। सेल क्या हो जाएगा, ये गया था जो जिंदा था, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, मर गया। कैसे मर गया, क्योंकि उसमें क्या हो गया, एक्सो ऑस्मोसिस। अचार जितना पुराना होता जाता है उतना टेस्टी होने लगता है। क्यों टेस्टी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उसके अंदर डेड बॉडी आ जाते हैं। अब ये मरा तो है, इसकी डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, उसी अचार में पड़ी है, ठीक है। बहुत सारे आते जाएंगे मरते जाएंगे, आते जाएंगे मरते जाएंगे, और जब तुम अचार खाते हो तो तुम उनकी डेड बॉडी को भी खाते हो, तो तुमको ज़्यादा टेस्ट आता है, ठीक है। तो अचार जितना पुराना होता जाएगा उसमें उतने ज़्यादा ये मिलते जाएंगे। अचार नहीं खाया, तो तुमने यानी कि नहीं खाया, डेड बॉडी नहीं खाया है। समझ आ गया आपको, ये है हमारा एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस एक जगह और होता है, वो देखो, अचार तो नहीं है, नमक तो नहीं डालते उसमें, ऑयल नहीं डालते हैं, लेकिन मुरब्बा खाए हो आप लोग, जो मुरब्बा बहुत सारी चीज़ों का बनता है, उसका आंवले का मुरब्बा बनता है, मार्केट में भी मिलता है। मुरब्बे में क्या करते हैं, उसमें भी हम बाहर वाला सोल्यूशन इतना गाढ़ा बना दें कि उसके अंदर यदि कोई जम्स आता है तो उसमें एक्सो ऑस्मोसिस उसका हो जाए, ठीक है, और वो मर जाए। तो उसका हम क्या करते हैं, मुरब्बे में बहुत ज़्यादा चीनी डाल देते हैं। चीनी डाल करके ना जो चाशनी होती है वो इतना गाढ़ा चाशनी बना देते हैं कि अब उसके अंदर अगर जम्स आता है तो उसका एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। तो जब आएंगे और मर जाएंगे तो फिर उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं, संख्या नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारा मटेरियल क्या है, सुरक्षित है, लॉन्ग टाइम तक इसको तुम रखे रहो, सुरक्षित है। जो आएंगे वो मर जाएंगे, उनकी डेड बॉडी लेकिन उसमें ही पड़ी रहेगी, ठीक है। हाँ, डेड बॉडी को खा लो, तुमको प्रोटीन ही मिलेगा। हाँ, सेल तो प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बात समझ में आया, यानी कि अब आपको मुरब्बे के साथ साथ जम्स फ्री में मिल रहे हैं खाने को, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, तो ये हो गया हमारा, ये हो, अब खाओगे नहीं, खा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको ऐसा लगता है कि मैम आपने बता दिया, भाई तुम अपना मुंह खोल रहे हो तो क्या तुम्हारे मुंह के अंदर जम्स नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, चबा चबा के खा जाते हो उसको। हमें हर जगह जम्स है, मुंह खुला तुम्हारा हाँ, मुंह मत, कान देखो, कान एयर से यहाँ से भी जा रहा है जम्स, नाक से भी जा रहा है, आँख से भी जा रहा है। इसीलिए तो इसे कोरोना में इसीलिए तो क्या करते हैं, यहाँ मास्क लगाया गया था, है ना, क्योंकि अगर एंट्री होगी वायरस की तो कहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से, दिखाई थोड़ी देगा वो, लेकिन यहाँ से एंट्री होगी, माउथ से एंट्री हो सकती है, ईयर से भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये जम्स, एक तुमने कोरोना की बात की, यहाँ पे तो इतने सारे जम्स हैं, जम्स की संख्या, जम्स कोई मामूली थोड़ी है, मतलब कोई इनको ख़त्म थोड़ी किया जा सकता है। अगर आँखों में माइक्रोस्कोप, भगवान ने हमको ये कैपेसिटी दी होती कि हम इन छोटी छोटी जम्स को भी देख लेते तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। ये तो अच्छी बात है जो तुमको दिखाई नहीं देता, तो तुम आराम से चैन से रह रहे हो। जहाँ तुमको दिखाई देने लगेगा, जहाँ तुमको दिखाई देने लगेगा तो एयर में तुम बैठे रहोगे, तुमको लगेगा अरे इधर से जम्स आ रहा है, अरे इधर से अटैक हो रहा है, चारों तरफ जम्स ही जम्स तो तुम्हारे को दिखाई देंगे, तो इसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मूवी नहीं थी जिसमें कि भूत दिखाई नहीं देते थे तो सही था, लेकिन जब उसको भूत दिखने लगे तो उसको अपने आसपास सब जगह भूत ही भूत दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहा है तो अच्छा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये क्या हमने देखा, ये हमने देखा एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस दो टॉपिक हमारा डन, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ऑस्मोसिस क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, तो बता दोगे ऑस्मोसिस क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, फर्स्ट इज एक्सो ऑस्मोसिस, सेकेंड इज एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर, डन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, SOL और पावर में N।
देखिए इसकी टोनिसिटी के आधार पर, टोनिसिटी का मतलब होता है पानी उसमें कितना है, इस बेस पर हमने सोल्यूशन को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब तुम आराम से समझना। देखो हम ये कौन सा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, 3 भागों में बांटा है हमने। एक बार आप बोल के देख लो, हाइपरटोनिक, इसमें पर यहाँ पे लिखा हुआ हाइपरटोनिक, सेकेंड है हमारा हाइपोटोनिक और थर्ड है हमारा आइसोटोनिक। हाइपर, हाइपो, आइसो। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। लेकिन कोई भी सोल्यूशन, मैं अगर आपको ग्लास में पानी या नींबू पानी बना के दे दूं और आपसे पूछूं कि ये कौन सा सोल्यूशन है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हाइपर, हाइपो या आइसो आप तब बताओगे जब 2 सोल्यूशन आपके सामने रखा हो। ठीक है, और कंपेयर करके आपको बताना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। जैसे मैंने बोला ईशांत से, ईशांत खड़े हो जाओ, ये लाइन तुमको छोटी दिख रही है या बड़ी? ये बड़ी दिख रही है। ठीक है, अब ये लाइन तुमको छोटी दिख रही है या बड़ी? ये वाली लाइन अब छोटी हो गई। ठीक है, तो कोई लाइन छोटी है या बड़ी है वो हम तब बता सकते हैं जब 2 लाइन हो, है ना, कंपेयर करना हो। आपको कोई लाइन खींच के दे देगा, कहेगा कि ये वाली, अब तुम कह रहे हो कि ये वाली बड़ी है। ठीक है, अब मैं कहूँगी ये, तो अब ये छोटी हो गई। ठीक है, तो कभी भी जब 2 से हम कंपेयर करते हैं तब हमको पता पड़ता है कि ये छोटा है या ये बड़ा है। अगर कहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, इंटेलिजेंसी का पता तो तब चलेगा जब तुम्हारे कॉम्पिटिटिव कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो, है ना। 2 रहते हैं, 2 के बीच में पता पड़ेगा ना कि कौन इंटेलिजेंट है, एक अकेला तो इंटेलिजेंट ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्यूशन का भी हम पता कब करेंगे? जब 2 का कंपेयर करेंगे। 2 सोल्यूशन आपको दिया हो तब आप बता सकते हो कि कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपो है और कौन सा आइसो है। ठीक है, डन। अब समझो इसको क्या होता है हाइपरटोनिक। अगर मैंने सोल्यूशन को काफ़ी गाढ़ा बना दिया, ठीक है ना, 2 सोल्यूशन हमने लिया और देखो ये 2 सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन हालांकि एक साथ ही रहेंगे। 2 सोल्यूशन हमने ले लिया और इसमें पानी हमने बराबर ले लिया। मान लो कि ये आधा लीटर पानी है, इसमें आधा लीटर पानी है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाला और इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों सोल्यूशन में से गाढ़ा वाला सोल्यूशन कौन सा है? तो ये हो गया हाइपर, अब ये हो गया हाइपर, इसके कंपेयर में ये हो गया हाइपो। समझ आया आपको? ये हाइपर और ये हाइपो। अब बात आपको समझ में आ गई? हाइपर सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया। अब तुम मुझे बताना। ठीक है, ये देखो, ये मैंने ले लिया चीनी का गाढ़ा चाशनी। ठीक है, और ये आ गया इसमें एक जम्स। ठीक है, जम्स के अंदर भी सोल्यूशन है, पता है आपको, साइटोप्लाज्म, और बाहर में भी सोल्यूशन है, पता है आपको, चाशनी बनाया है तो सोल्यूशन तो है ही इसमें, चीनी और पानी का घोल है वो। अब बताओ इन दोनों में से ये वाला सोल्यूशन कैसा है और ये वाला क्या है? ठीक है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ पुनीत, ये वाला सोल्यूशन क्या है? इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ये वाला क्या है? ये वाला हाइपो, ये वाला हो गया हाइपो, हाइपो, और ये वाला क्या हो गया? हाइपर। हुआ ना? 2 सोल्यूशन का कंपेयर कर लो, एक में अगर पानी ज़्यादा है तो वो हाइपो हो जाएगा और जिसमें पानी कम है वो हाइपर हो जाएगा। जो गाढ़ा रहेगा वो हाइपर है और जो पतला रहेगा वो हाइपो है। समझ गए? ओके, सिट डाउन। ये मैंने पानी लिया, नव्या, ये वाटर है और इसमें मैंने ये किशमिश डाल दिया, किशमिश। अब बताओ इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है और इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है? ये पानी ले लिया है, पानी ले लिया, उसमें किशमिश भिगो दिया, कटोरी में पानी लिया, उसमें किशमिश भिगो दिया, यही किया है। किशमिश के अंदर पानी है, वो हाइपो है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मेरे को बताना है, एक सवाल का जवाब दो, बैठ जाओ। ठीक है, दिमाग खोल के बैठे हो, एक जवाब दो। हाँ सुरेंद्र खड़े हो जाओ। अगर हमारा ये हाइपरटोनिक है, ठीक है, अंदर जो चीज़ें हमने उसमें डाल रखी हैं वो हाइपो हो और बाहर में हाइपर हो, तो यहाँ पर किस तरीके का ऑस्मोसिस होता है? एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इसमें गलत, एक्जोऑस्मोसिस। यदि सोल्यूशन आपने हाइपर ले लिया और जो उसमें डाला है वो हाइपो हो तो ये यानी कि लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें से पानी कहाँ आएगा? बाहर आएगा ना। तो इसमें कौन सा ऑस्मोसिस हुआ? एक्जोऑस्मोसिस होगा।
यदि बाहर में हमने पानी ले लिया, यानी कि बाहर में कौन सा सोल्यूशन ले लिया आपने, बाहर में सोल्यूशन क्या है हाइपो, और अंदर में सोल्यूशन क्या है हाइपर, ऐसा कंडीशन होगा तो कौन सा एंडोऑस्मोसिस होगा। ठीक है, आपसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सेम टू सेम ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाइपर और हाइपो में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। हाइपर का मतलब सिर्फ यही होता है हाइपर हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, हाइपर कहते हैं ना, हाइपर हो गया एकदम गुस्सा हो गए। बहुत लोग होते हैं कि हाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि एकदम हाइपर, गुस्से से लाल हो जाना। ठीक है, हाइपर हो जाना। ठीक है, तो जब हाइपर हो जाते हैं यानी कि कहेंगे बहुत कॉन्सनट्रेट हो गया, सोल्यूशन बहुत कॉन्सनट्रेट हो गया, याद रखना। ठीक है, यानी कि बहुत गाढ़ा है। ठीक है, हाइपर मतलब गाढ़ा और हाइपो मतलब कूल, ठंडा है, पानी उसमें ज़्यादा है, कूल है, हाइपो। समझ में आ गया? हाँ आइसो, सही सही याद दिलाया। थर्ड वाला हमारा सोल्यूशन है आइसो। ठीक है, अब देखो ये मैंने पानी लिया, ठीक है, आधा चम्मच इसमें चीनी डाल दिया, ज़्यादा नहीं, हाफ स्पून। ठीक है, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाल दिया और इसका सोल्यूशन बना दिया। अब इसमें मैंने किशमिश डाल दिया, किशमिश, ठीक है ना, या 1 चम्मच चलो डाल दिया। मतलब मैंने क्या किया कि किशमिश के अंदर का सोल्यूशन जैसा है वैसा ही सोल्यूशन मैंने बाहर भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या इसमें ऑस्मोसिस होगा ईशान? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने और आपने भी शुगर डाला हाफ टीस्पून, तो फिर वो नहीं होगा। नहीं, मैंने क्या किया वो तो तुमने बता दिया। ऑस्मोसिस क्यों नहीं होगा ये तुमने नहीं बताया, कौन बताएगा? सैम? जो किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है और आपने जो चीनी डाल के कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों इक्वल है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाएगा। यहाँ पानी कहीं ज़्यादा है क्या? नहीं, मैंने दोनों साइड में पानी की मात्रा बराबर कर दी। ठीक है, तो वाटर ना तो इधर से इधर आएगा और ना तो इधर से इधर आएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ऐसा सोल्यूशन जहाँ ऑस्मोसिस ना हो, इसका मतलब दोनों आइसोटोनिक में है, आइसोटोनिक। ठीक है, ये सोल्यूशन क्या हो गया? आइसोटोनिक है। ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है यानी कि दोनों इक्वालिटी में आ गए हैं, आइसोटोनिक। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया सोल्यूशन कितने तरीके का होता है। Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? ये मैंने आपको बता दिया था ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल के बाहर। ठीक है ना, ये जो सेल है, सेल के बाहर में ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या तुमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा है अपनी आंखों से? देखा है ना। ये तुम्हारी स्किन जो है ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है, सेल है, सेल के ऊपर की मेम्ब्रेन है ना, सेल से ही तो बना हुआ है, सेल है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। यानी कि क्या करेगा वो सेलेक्ट करके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है। जिनकी ज़रूरत है जाने देगा, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको जाने नहीं देगा। ठीक है, ये उनका नेचर होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये भी हम लोग कल देखेंगे। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स यू हैव स्टडीड कंटेन ओन जेनेटिक मटेरियल? ठीक है, हमारे सेल में कौन होता है जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है? ठीक है, सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? सेल का, एक सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? समझ में आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल, जब भी मैं बोलूँ जेनेटिक मटेरियल तो तुम क्या समझोगे? जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, मतलब क्रोमोसोम, मतलब क्रोमेटिन थ्रेड, मतलब जीन। ठीक है, अब तुम्हारे देखो कितने नाम हो गए, भूलना मत कभी, लिख लो भले। जेनेटिक मटेरियल कहो इसी को तुम क्रोमेटिन थ्रेड कहो, इसी को तुम क्रोमोसोम कहो, इसी को डीएनए कहो, इसी को तुम जीन कहो। ठीक है, ये सभी चीज़ एक ही है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में डीएनए। तो डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा आज नहीं बता रही हूँ। पूरे सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है,
और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये बताएगा जेनेटिक मटेरियल कि तुम्हारा सेल कैसा होगा। ठीक है, एक सेल तुम्हारा कैसा होगा, फिर उसी तरीके के सारे सेल्स होंगे, फिर तुम कैसे होगे, तुम्हारा नेचर कैसा होगा, तुम देखने में कैसे होगे, तुम्हारे बाल जो है हेयर वो काले होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लू कलर के होंगे या पिंक कलर के होंगे, वो सब किस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्यों? अंग्रेज़ देखते हो ना, फॉरेनर्स जो होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं, वैसे होते हैं जैसे हमारे बूढ़े होने पे होते हैं, है ना, वाइट वाइट, लेकिन थोड़ा सा ऑफ वाइट होता है। ठीक है, वो उनके ऐसे हेयर, बस मैं इसका एक वीडियो डालने ही वाली हूँ कि बाल अपने काले कैसे होते हैं, उस कलर के कैसे होते हैं, किसी किसी अगर रेड होते हैं, है ना, जैसे मेहंदी लगाने पे बाल हो जाए, सफ़ेद बाल पे मेहंदी लगा दो तब जैसे बाल होते हैं, कुछ के ऐसे हो जाते हैं। तो ये बाल के कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो भी किस पर डिपेंड करता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। आप कैसे हैं वो सब किस पर डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाँ, इंटेलिजेंसी डिपेंड नहीं करता है, केवल ब्रेन को बनाने का काम ये करता है, बाकी इंटेलिजेंसी डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल सेल का यहाँ होता है, ठीक है ना, सेल का अपना खुद का डीएनए यहाँ है, चलो डीएनए यहाँ है। अब इसके अंदर कोई और ऐसा है क्या जो अपना, वो भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है? कौन है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना ये बात, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल रखता है, अपना खुद का अलग से। सेल से मतलब है, लेकिन फिर भी वो अपना सेल को कहता है कि आप ज़्यादा मेरे टेंशन मत लो, मैं अपना काम थोड़ा खुद कर लूँगा। अपना ये जेनेटिक मटेरियल खुद रखता है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। उसके अलावा पौधों में भी एक है, प्लांट्स में भी, जो अपना जेनेटिक मटेरियल खुद का रखता है। अगर हम प्लांट के सेल की बात करें तो प्लांट के सेल में भी न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि जो प्लास्टिड होते हैं वो भी अपना जेनेटिक मटेरियल खुद अपने अंदर भी रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुमसे जो पूछा है क्वेश्चन को चेंज कर देगा तो तुम गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर देगा, कहेगा सेल विद इन सेल कौन है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान देना। सेल विद इन सेल, है ना, इनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर ये एक सेल की तरह ही है। प्लास्टिड भी एक सेल है, उसको एक सेल तुम बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को भी तुम एक सेल बोल सकते हो। तो बोला जाता है कि ये सेल विद इन सेल है। सेल विद इन सेल का मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल, समझ में आया? सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल, सेल विद इन सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कौन कौन अपना जेनेटिक मटेरियल खुद रखता है, आपने दो का नाम ले लिया। अगर यही क्वेश्चन मैं पलट दूँ कि हु इज़ कॉल्ड सेल विद इन सेल, तो भी आप यही आंसर दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि कौन जो है वो सेमी ऑटोनोमस कैरेक्टर का है, सेमी ऑटोनोमस, 3 क्वेश्चन के एक ही जवाब। सेमी ऑटोनोमस यानी कि खुद अपना ख्याल रखने वाला, है ना, सेमी ऑटोनोमस। सेमी मतलब थोड़ा बहुत अपना ख्याल रख सकता है क्योंकि उसके पास उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो वो कौन है? वही है, वही तुम्हारा वापस आंसर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। समझ आया आपको? तो जहाँ इसमें बुक में लिखा हुआ है ना जेनेटिक मटेरियल, वहाँ पे 2 वर्ड और जोड़ दो, ठीक है, ताकि तुम्हारे तीनों आंसर हो जाएंगे। इसको कर दो तुम सेमी ऑटोनोमस। अगर सेमी ऑटोनोमस भी पूछा जाएगा तो सेम आंसर, या अगर सेल विद इन सेल भी पूछा जाएगा तो सेम आंसर, यानी 3 क्वेश्चन के एक जवाब। ठीक है, उस क्वेश्चन में ही ऐड कर देना। आगे बढ़े। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यदि सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, साइड हो जाऊं, लो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। रब कर दूं? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेल के अंदर के चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर सेल का क्या होगा। ठीक है, देखो एक वर्ड है यहाँ पर, मैं आपको बता रही हूँ, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। एक दूसरा हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस।
ध्यान देना बच्चों कि आपको ये सारी चीज़ें वर्ड लिखने हैं, आपके बुक में भी दिया होगा, पीछे पलट के देखोगे ना चैप्टर में सब दिया है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, ये आप लोग बड़े क्लासेस में जाओगे तो इसका प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। हमारे को तो 9th में ही हमने प्रैक्टिकल कर लिया था। 9th में हमको मिला था प्लाज्मोलाइसिस का प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हमको सेल लेना था, सेल की स्लाइड बनानी थी। हमने सेल का स्लाइड बनाया और स्लाइड बना करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हमने रखा, ठीक है। जब नीचे हमने माइक्रोस्कोप के रखा तो हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे प्लाज्मोलाइसिस होता है। आंखों से देखा हमने कि प्लाज्मोलाइसिस कैसे होता है। ये ख़त्म तो नहीं हो गया? 2 मिनट, 2 ही मिनट हैं क्या? ख़त्म हो जाएगा तो बता देना। दिख गया तुम्हारे को वहाँ से? ख़त्म हो जाए तो बता देना। प्लाज्मोलाइसिस का जो हमने किया प्रैक्टिकल, ठीक है, तो उसमें इतना शानदार लगा। पहली बार प्रैक्टिकल लैब में गए थे और प्लाज्मोलाइसिस देखा। हमने क्या देखा कि सेल के अंदर से अपनी आंखों से देखा कि सेल से कैसे पानी ऐसे निकल रहा है ना। एक सेल से ऐसे ऐसे पानी निकलता गया, उसके सारे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब सिकुड़ करके एकदम ऐसे पॉइंटेड बीच में चले गए। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ऐसे ऐसे जैसे आवाज़ एक हो रही है, सूम, एकदम अंदर सेंटर में हो गए सब, है ना, पूरा इस तरीके से हो गया। यानी एकदम सेल जो एकदम उसके चीज़ें सारी मटेरियल उस वॉल को छोड़ करके सेंटर में सिकुड़ करके एकदम पॉइंटेड हो गए, ठीक है, वो था प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस वही चीज़ होता है। देखो, तुमने एक सेल को उठाया और सेल को उठा करके तुमने इसको बाहर में, जब हमने स्लाइड बनाया था तो यही किया था, हमने सेल के बाहर में जो सोल्यूशन था उसको क्या कर दिया था, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक तो सेल क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। यानी कि इसमें पानी क्या है, ज़्यादा है, सेल हो गया हाइपोटोनिक। तो क्या होगा, इसमें से पानी बाहर निकलेगा, है ना। यही चीज़ हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इसमें से पानी निकल रहा है। यानी एक्जियोस्मोसिस होना शुरू हुआ और सेल जो होता है वो सिकुड़ना शुरू किया। इसका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे यहाँ से छोड़ते 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 बीच में एकदम ऐसे पॉइंटेड इकट्ठा हो गया। यानी पूरा ये पोर्शन खाली हो गया और ये बीच में ऐसे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। यानी कि क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। यानी कि पूरे प्रोटोप्लाज्म का लाइसिस हो गया, टूट गया। अब अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो क्या सेल हमारा जिंदा रहेगा, काम कर सकता है? नहीं काम करेगा, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म, सेल तभी तक जिंदा है जब तक उसका साइटोप्लाज्म जिंदा है, ठीक है। हम भी तभी तक जिंदा है ना जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। सेल की सांसें हैं, उसका साइटोप्लाज्म जिंदा है तभी तक सेल जिंदा है। अब इसका साइटोप्लाज्म क्या हो गया, सिकुड़ के बिल्कुल बीच में आ गया, साइटोप्लाज्म खत्म, यानी कि सेल भी क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका पूछा है कि यदि अंदर के ऑर्गेनाइजेशन को पूरा खत्म कर दिया जाए तो भी क्या सेल काम कर पाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा, सेल थोड़ी देर में डाई हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब अगर तुमको बोला जाए वापस से सेल को जिंदा करो, तुरंत क्विकली कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, बाहर का सोल्यूशन जो तुमने क्या रखा था अभी, हाइपरटोनिक, फटाफट जो है ऑपरेशन करो और सोल्यूशन को कर दो हाइपोटोनिक, ठीक है। सोल्यूशन को तुम हाइपोटोनिक कर दो, बाहर में पानी कर दो, अंदर में तो वो अब हाइपर हो गया। अब इसकी तुलना में ये हाइपर हो गया ना, क्योंकि पानी तो इसका निकल चुका था। अब क्या शुरू हो जाएगा, अब पानी अंदर जाना शुरू होगा। यानी कि कौन सा ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। जैसे ही एंडोऑस्मोसिस होता है वापस साइटोप्लाज्म जो है अपने कंडीशन में पूरा आ जाता है, ठीक है, जिंदा हो उठा, ठीक है। फिर उसमें रख दो, फिर निकल जाएगा, फिर जिंदा हो उठेगा, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस, और आपने वापस से उसको जिंदा कर दिया तो डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। हम लोग को मेंढक का प्रैक्टिकल करना रहता था ना, तो मेंढक को प्रैक्टिकल काटने पीटने के बाद उसको जिंदा भी करना रहता था, लेकिन हम लोग कभी जिंदा नहीं करते थे, काटा पीटा और उसको उठा के लेके फेंक दिए। जब प्रैक्टिकल खत्म होता था तो हमारे जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल लैब था उसके नीचे झाँक के देखते थे हम लोग, 2nd फ्लोर पे था, तो वहाँ पर ऐसे मेंढक ऐसे लदे रहते थे, सब मेंढक की पूरी डेड बॉडी लदी रहती थी, खूब सारे मेंढक। जिंदा भी करेंगे तो हम लोग वैसी सर्जरी थोड़ी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ऊपर से सिल देंगे सर्जरी का, और अंदर हमने काटा पीटा कैसे, हम लोग तो एकदम उसका फचक्का उड़ा देते थे ना। तो अब अंदर गेम खेलते थे। मैं बताऊंगी आपको कि हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करते थे, बड़े मज़े से हम लोग उसका लंग्स जो था उसको डैमेज कर देते थे। तो इतना सब हम लोग वापस सही थोड़ी करेंगे। ऑपरेशन का मतलब केवल ऊपर का जो कवर था ना, ऊपर का पैकेट, उसको सिल देते थे, डन। लेकिन वो तो मर ही जाएगा बेचारा, थोड़ी देर में ही मर जाता था। कभी कभी तो होश में भी नहीं आता था, वैसे ही मर जाता था, कटे पिटे ही मर जाता था।